8,000 करोड़ के काम पर ऑडिट विभाग ने आपत्ति जताई, यानी कि गलत खर्च। 8,000 करोड़ पर आपत्ति, इन आपत्तियों का जवाब विभाग को देना था। ऑडिट ने जो आपत्ति की थी उसका विभाग हो सकता कि वो ड्रॉप डाउन भी होता, कहीं खर्च नहीं हुआ, पॉकेट में गया है। छोटा अमाउंट नहीं। 688 करोड़ को एजी ने सॉरी झारखंड सरकार के ऑडिट विभाग ने कहा कि ये वसूली विभागों से 80 करोड़ रुपए जो है वो गलत तरीके से खर्च किए गए, एप्रोप्रिएट खर्च नहीं था वो जो जरूरी नहीं था। जहाँ तय नहीं थी राशि खर्च होनी वहां भी खर्च। झारखंड से वित्तीय अनियमितता की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर जब आप सुबह अपने घर में उठे और आपने अपने हाथों में अखबार की पत्तियां पकड़ी तब आपको समझ में आई। प्रभात खबर के फ्रंट पेज पर आपको ये खबर जरूर देखने को मिली होगी कि विभाग के पास 9,737 करोड़ का हिसाब जो है वो नहीं है और बीते 22 सालों से ये हिसाब अब तक विभाग ने नहीं दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें लगभग 8,000 करोड़ का हिसाब जो है उस पर ऑडिट विभाग को आपत्ति है और इस खबर के पीछे के किरदार हैं आनंद मोहन जी, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है और आज पूरे झारखंड भर में ये खबर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं उनके लिए भी और जो पॉलिटिकल मायनों में समझ नहीं रखते हैं आम लोग, जिनके खर्च से, जिनके टैक्स से सरकार चल रही है, उनके लिए भी बड़ा सवाल है कि भाई आखिरकार इतने पैसों का हिसाब क्यों नहीं है। आनंद मोहन जी, आपने ये खबर ब्रेक की और ये बहुत बड़ी खबर है, खुद में बहुत बड़ी खबर है कि 22 सालों से हिसाब नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि आप समझाएं स्क्रीन पर कि क्या पूरा मामला है। राजलक्ष्मी जी, जैसा आपने बताया भी कि एक वित्तीय अनुशासनहीनता का ये से जुड़ी एक खबर है। वित्तीय जो आप नॉर्म्स हैं या जो गाइडलाइंस है सरकार के खर्चे करने के बाद आप उसको किस तरफ से मानते हो, तो ये पूरे पिछले 22 साल का आंकड़ा है और ये आंकड़ा किसी बाहर की एजेंसी का नहीं है, सरकार के ही एक एजेंसी है जो ऑडिट डिपार्टमेंट है झारखंड सरकार की ही, आपत्ति जताई उसकी अपनी ऑडिट है। दरअसल होता क्या है कि सरकार अलग अलग विभागों को पैसा भेजती है खर्च के लिए। अब वो पैसा विभागों को मिल गया, किसी को 1,000 करोड़, किसी को 2,000 करोड़, किसी को 5,000 करोड़। अब आप जो पैसा जब आपको सरकार ने दिया तो उस पैसे का आप हिसाब दोगे। आपको अगर घर से 200 रुपया मिला है तो 200 रुपये में आप क्या क्या लाए अपने घर में, मैंने क्या क्या खर्च किया, कहाँ ये तो साधारण आम अनुशासन वाली बात है। तो विभागों को भी ये खर्च बताने होते हैं कि हमने इस मत पे खर्च किया, इस मत पर नहीं किया, इस मत के पैसे बच गए, जो रिटर्न भी करना और एक इसको सीधे भाषा में कहें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये तो झारखंड सरकार का जो अंकेक्षण विभाग है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसके पूरे मामले हैं। दूसरा सीएजी भी होती है जो केंद्र सरकार के महालेखाकार, जिसकी रिपोर्ट हर बार आती है और कुछ ना कुछ बड़ा हंगामा होता है। तो एक सीएजी की अपनी रिपोर्ट है। सीएजी में भी ये मामले चले आ रहे हैं वर्षों से कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र, माने अगर आपने काम खत्म कर दिया या किसी योजना को पूरा कर दिया तो उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो विभाग को देना होता है, एजी को या अंकेक्षण विभागों को या अपने विभागों को देना होता है। ये सारी चीजें पिछले दस्तूर जा रही है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी जानिए कि आखिर ये मामला हुआ कहाँ, कैसे आया। तो इससे पिछली सरकार में जब रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री थे तो रामेश्वर उरांव ने ऑडिट विभाग को कहा कि आप हमको पिछले 20-22 वर्षों का ऑडिट करके आप दो। तो 2001 से लेकर के 2022 तक का ऑडिट सरकार ने खुद करवाया था। तो उसमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पूरे वित्तीय जो पैटर्न्स है, मापदंड है, उसको नहीं फॉलो करने की बातें, उसको एकदम धड़ल्ले से अनदेखी करने की बातें, वित्तीय अराजकता की बातें, गड़बड़ी, मतलब ढेर सारी चीजें सामने आई। तो रामेश्वर उरांव ने सचिवों की बैठक बुलाई और ये जवाबदेही विभाग के सचिवों की है कि उनके यहाँ जो विभाग खर्च हो रहा है उसका मॉनिटरिंग कैसे हो रहा है। तो आप पाएंगे कि 9,737 करोड़ का कोई हिसाब विभाग के पास था ही नहीं, जिसका उन्होंने हिसाब कहाँ खर्च हुआ जी उसको वहां दिया। 8,000 करोड़ के काम पर ऑडिट विभाग ने आपत्ति जताई, यानी कि गलत खर्च है, डाइवर्सन है फंड का, यूटिलाइजेशन आपने सही तरीके से नहीं किया, जहाँ खर्च करने थे वहां नहीं किया, करके दूसरी जगह कर दिया। तो जिस मद के लिए आपको पैसे दिए गए थे उसको अगर डाइवर्सन कर रहे हैं, आप उसमें डिविएशन कर रहे हो तो भी एक वित्तीय अनुशासनहीनता ही है।
अब बात आ गई कि 8,000 करोड़ पर आपत्ति है। इन आपत्तियों का जवाब विभाग को देना था। ऑडिट ने जो आपत्ति की थी उसका विभाग हो सकता कि वो ड्रॉप डाउन भी होता, बहुत सारी आपत्तियां खत्म भी हो जाती। लेकिन विभाग, अंकेक्षण विभाग को बहुत सीरियसली कोई विभाग नहीं लेता है। ये जो वानगी है पूरी जो दिख रही है अभी तक आपने जैसा देखा, और जवाब भी नहीं मिला। हाँ, जवाब भी नहीं मिला। तो 8,000 आपत्ति हुई। इसमें जो आंकड़े हम लोगों ने दिया है उसमें 63 करोड़ रुपया को सीधे राज्य सरकार की एजेंसी ने इन 22 वर्षों में गबन माना है। मतलब जो घपलेबाजी उसको सीधा कही जा सकती है कि एक तरह की लूट है, कहीं खर्च नहीं हुआ, पॉकेट में गया। गबन है वो पैसे का, उस 63 करोड़। अब आप इसमें देखेंगे कि 688 करोड़ रुपया, छोटा अमाउंट नहीं है। 688 करोड़ को एजी ने, सॉरी, झारखंड सरकार के ऑडिट विभाग ने कहा कि ये वसूलिए विभागों से। अच्छा, जो देने हाँ, हमको वापस करिए ये पैसा, मतलब विभागों को वापस कीजिए। 688 करोड़ बड़ी रकम है जो वसूली जानी थी, लेकिन वो नहीं हो सका, वो भी वसूली नहीं गई। 180 करोड़ रुपए जो है वो गलत तरीके से खर्च किए गए, एप्रोप्रिएट खर्च नहीं था वो जो जरूरी नहीं था। हाँ, जहाँ तय नहीं थी राशि खर्च होनी वहां भी खर्च किए गए। उसको फाइंड आउट किया। कैटेगरी जो होती है, जब ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट जब तैयार करता है तो उसमें जो वित्तीय ये है, मतलब जो आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जैसे गबन वाला मामला आपको मैंने बताया, वसूली वाला मामला आपको बताया। और अब तो बंद हो गया एडवांस, पहले अग्रिम लेते थे विभाग, या विभाग के अंदर का कोई काम के लिए किसी ने अग्रिम लिया, जैसे प्राइवेट में भी, बहुत सारी कंपनियों में भी है कि अगर आपको टूर ट्रेवल कहीं जाना है तो आप पहले एडवांस बाद में हिसाब देना पड़ता है। मैं एकदम दर्शकों को सरल भाषा में, क्योंकि वित्तीय चीजें थोड़ी कठिन हो जाती है, तो उसको, यानी कि आप 10,000 कंपनी आपको देती है कि आप कहीं जगह जाइए, आपका होटल का खर्च, आपके आने जाने का खर्च, खाने पीने का खर्च, हाँ, एडवांस आप लेते हैं और बाद में आप कंपनी को खर्च बताते हैं कि भाई हमारा 10,000 खर्च हुआ या उससे ज्यादा, उससे कम हुआ, तो वो हिसाब देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 476 करोड़ एडवांस लिए अलग अलग विभागों ने, और उसका हिसाब भी नहीं है। तो ये मुकम्मल रूप से तो यही है बातें। और इसको जब फिर रामेश्वर राव ने किया, जब इसकी जांच हुई, जब उनके पीरियड में मामला खुला, तो फिर मैं आगे दर्शकों को बताऊंगा कि फिर जो बात हम लोग और आगे करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि मामला आज क्यों कैसे आया। वही मेरा सवाल ये है कि 22 सालों से ये मामला चल रहा है, आज ये मामला कैसे प्रकाश में आता है? क्योंकि किसी एक सरकार पर ये दोषारोपण भी नहीं है, कई सरकारें रही इस दौरान, डेफिनेटली तो वो एक दौर चल रहा है। तो ये विभाग के अंदर की बात है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव खुद इस पे पहले वित्त मंत्री जो है वो कार्रवाई करते हैं और जांच की बात करते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाते हैं। उनकी से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर? जी, इस खबर को जब हम कर रहे थे तो बात उनसे करना बहुत लाजमी था, क्योंकि 2022 में वो ये ऑडिट आया था। तो उन्होंने एक बैठक की थी 2022 में और एक बैठक की 2023 में। उन्होंने ऑडिट आने के बाद उन्होंने बहुत कड़े रूप में निर्देश दिया विभागों को कि इस पैसे का हिसाब दो। हाँ, ये बहुत घोर वित्तीय अनियमितता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो विभाग के प्रमुख हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, या फिर दूसरे जो वर्किंग डिपार्टमेंट के जो उसके प्रमुख हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो सुनिश्चित करें बाउंड्री लाइन कि कैसे उनके तक आए और ये चीजें हो। तो 2 बैठकें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद 2023 की आखिरी बैठक हुई। 2024 में नई सरकार बनी, मैंने वो सरकार हेमंत जी की ही सरकार फिर कंटिन्यू कर गई। अब 2024 में वित्त मंत्री बदल गए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हो गए। उन्होंने अब इस मामले को टेकअप किया। तो जब संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने देखा कि 2 बार वित्त मंत्री इस पर बैठक कर चुके हैं, तो जब उन्होंने कार्यभार लिया तो संज्ञान में आया, तो उन्होंने विभाग में अधिकारियों को लिखना शुरू किया कि भाई इसको लेकर के कहाँ बैठक बुलाई जाए। तो 2-3 महीना पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी विभाग के अधिकारी को कि इसमें सारे सचिवों के साथ एक बार बैठक करें, और जो रामेश्वर राव ने जो बैठक की थी उसको, ये तो एक तो घपला हो गया, या माने आप कहें एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया। अब उस ऑडिट ऑब्जेक्शन पर 2 बैठकें हो गई। अब उस बैठक में भी कुछ नहीं हुआ, उसकी समीक्षा के लिए बैठक हो रही थी। अच्छा, ये तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक हो रही थी। क्या आपने क्या, तो उसके लिए तीसरी बैठक और उस बैठक में भी कोई परिणाम निकला कि नहीं? अब वो बैठक की तो एक अलग कहानी है। अच्छा। उस बैठक की कहानी ये है कि जब मंत्री ने लिखा कि बैठक बुलाइए,
तो ये 3 महीना तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई। अच्छा। फाइल भेजी गई चीफ सेक्रेटरी मंत्री के कहने के बावजूद बाद बैठक नहीं बुलाई। और ये फाइल गई चीफ सेक्रेटरी के पास। हम्म। जैसा कि इस पूरे मामले में वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि बैठक बुला दी। चला गया ये चीफ सेक्रेटरी के पास। विभाग ने पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि ऐसा ऐसा मंत्री का आदेश है, क्या बैठक बुलाना है? तो 2-3 महीने वो फाइलें इधर उधर घूमती रही हाँ, फाइल। उसके बाद वो फिर वित्त मंत्री ने एक स्मारक पत्र दिया कि मैंने बैठक के बारे में आपको कहा था, उस बैठक का हुआ क्या, वो बैठक बुलाना है कि नहीं बुलाना। तो उन्होंने कहा कि फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास है, सीएस के पास फाइल है। तो बोले, तो उन्होंने फिर उस फाइल पर जैसा वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने लिखा कि भाई पिछली जो बैठक हुई थी रामेश्वर उरांव की, उसमें क्या सीएस से पूछा गया था कि ऐसे बैठक हुई थी? बैठक होगी, उनके अनुमति से बैठक हुई थी या बिना अनुमति के बैठक हुई थी? तो अब अपना सरकारी इनका अपना एक चक्कर है, तो बैठक नहीं हो पाई अभी तक। उसका जवाब मैं बहुत लेटेस्ट नहीं है कि मंत्री को विभाग ने क्या जवाब दिया, लेकिन ये है कि जो बैठक वो करना चाह रहे थे वो बैठक नहीं हो पाई और वो फाइलों में बैठक घूम रही है। और पहले इरेगुलरिटीज, गलत तरीके से खर्च के बाद एक मंत्री का 2-2 बार बैठक करना और फिर बैठक की समीक्षा भी करना, और उसके बाद फिर बैठक फाइलों में घूम रही है। तो अभी तक जब यहाँ तक मामला है, तो फिर प्रकाश में कैसे आए संज्ञान में, क्योंकि बड़ा मामला लंबे समय से चला आ रहा है। आपको कब मालूम चला, हिंट मिला कि इस तरह का ये जो है वो चल रहा है? देखिए, एक जब रामेश्वर वाली बैठक को हम फॉलो करना शुरू किया और जब विभाग ने ये मतलब उसी समय से तो ये मुझे था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर विभाग में कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़। हाँ, जो मतलब अपना उनका इंटरनल विभाग में चल रहा होगा। तो फिर मैंने उसको तहकीकात करने की कोशिश की कि मामला क्या है। तो पहले एक प्रेजेंटेबल स्टोरी, तो उनकी बैठक हो नहीं हो, कब समीक्षा करे, वो नहीं, एक लेकिन मुकम्मल चीज बाहर आनी चाहिए थी कि भाई क्या है मामला, तो उस क्या है मामला, बैठक का उद्देश्य हाँ क्या है और किस लिए सारी चीजें हो रही है, कवायद हो रही है। तो उसको ही हम लोगों ने प्रमुखता से छापा कि भाई मामला यही है, इसी के लिए बैठक होना है, बैठक नहीं हो पा रही है, और इतना इतना रुपया का गड़बड़ घोटाला है, इसको या कहिए आपत्ति है या इसको कहिए गलत तरीके से खर्च किए गए हैं। 63 करोड़ ने तो अब सरकार के ही विभाग ने कह दिया कि भाई सीधा सीधा गबन है। तो और ये एक लोक धन है, आम आदमी का पैसा है, टैक्स आप देते हैं, हम टैक्स देते हैं, तब जाकर किसी विभाग का खर्च उठ पाता है। और इसको लेकर के थोड़ा एक चीज और मैं क्लियर करूं कि बहुत सारे जगहों में बहुत दिन से चल रही थी चीजें कि 10,000 करोड़ का झारखंड सरकार का गायब, तो ये वो, दरअसल वो चीजें है नहीं, ये गायब हुआ कुछ है नहीं, है कि गलत तरीके से खर्च हुई, भ्रष्टाचार के मामले हो सकते हैं कि आए सामने, विभाग के अंदर की बात है ये। हाँ, पूरी तरह से। और दूसरी एक सवाल इसमें ये है ना कि ये पैसे खर्च हुए तो विभागों को हिसाब देना है, और खर्च हुए कि नहीं हुए इसका भी हिसाब देना है। तो और ये कोई किसी, जैसा आपने भी कहा, किसी एक सरकार के समय का नहीं है, ये 2 सरकारें चली, 22 वर्ष से 2-3 सरकारें जो है वो चली। कितनी बार जेएमएम रिपीट हुई, बीजेपी आई, 5 साल तक उनकी सरकार चली, तो आप किस पर दोषारोपण करिएगा? तो ये सबसे बड़ी बात है कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो कार्यपालिका है, उसकी कार्य संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना राजलक्ष्मी, कि आप हिसाब नहीं ले रहे हैं। आप काम करने का आपका तरीका क्या है, सरकारें कोई हो, हाँ, लेकिन जो हम जिस स्टाइल से काम कर रहे हैं तो करेंगे उसी स्टाइल से काम, हाँ, चाहे सरकार हो, बीजेपी हो, कोई मतलब नहीं, हाँ, उसमें हम अगर नहीं दे रहे हैं हिसाब तो उस सरकार में भी नहीं दिए थे, इस सरकार में चाहे फिर मंत्री बैठक के लिए बोलते रह जाए, लेकिन वो बैठक नहीं होगी। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री का तमाम विधायकों और पीएम का तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जो है वो इतनी मुश्किल रही होगी जितनी मुश्किल राधा कृष्ण किशोर के लिए ये बैठक रही है। मुश्किल है कि तमाम मुख्यमंत्री जो है एक साथ किसी भी इवेंट में पहुंच जाए, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग विचारधारा के। जब मुख्यमंत्री एक साथ बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी के साथ, तब यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री के साथ झारखंड के अधिकारी बैठक नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके पास जवाब ना हो, या फिर वो खुद में ही समझने की कोशिश कर रहे हो कि पैसे गए कहाँ हैं, हिसाब क्या है। तो 22 वर्षों का मामला है, इस पर आपने राधा कृष्ण किशोर से भी बातचीत की, उनका क्या पक्ष था, वो किस तरह से जिम्मेदारी ले रहे थे, या उन्होंने इस पूरे 9,737 करोड़ रुपए के हिसाब किताब पर क्या कुछ कहा? देखिए, राजलक्ष्मी, वित्त विभाग जो है, तो
सारे विभागों के को पैसा अलॉटमेंट का एक पावर हाउस है। पैसे वहीं से जाते हैं। तो वित्त विभाग की जवाबदेही होती है कि भाई जो हमने पैसे दिए उसका सदुपयोग हो, और सदुपयोग होने के उसके अलग अलग मैकेनिज्म तरीके हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने का। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा सवाल था, पहला सवाल मैंने उनसे 4 सवाल किए थे। पहला सवाल था कि ये जो जो हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी है, कौन इसकी जवाबदेही लेगा। तो उन्होंने बड़ा सटीकता के साथ कहा कि ये मेरी नैतिक जवाबदेही है। स्वीकार किया। वित्त मंत्री होते मेरे विभाग और मेरी नैतिक जवाबदेही है कि इसको मैं दुरुस्त करूं। तो फिर मैंने पूछा दुरुस्त हो क्यों नहीं रहा है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। तो उन्होंने कहा कि मैं इस दिशा में लगा हूँ, चूंकि रामेश्वर राव जी के समय में ये मामला खुला था। उन्होंने 2 बैठकें की थी, मैं भी बैठक करके उस बैठक की समीक्षा करना चाहता था। तो मैंने पूछा बैठक क्यों नहीं हो रही है। तीसरा सवाल, जवाब से सवाल निकल रहे थे, जो जवाब आ रहा था उसी से मंत्री जी का उसी से सवाल निकल रहे थे। तो मैंने बैठक हो क्यों नहीं रही है, और क्यों, तो पत्रकारों को क्यों खोजना सबसे जरूरी है कि आखिरकार क्यों नहीं हुआ ये काम। तो जवाब मिलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि बैठकें नहीं हो रही है क्योंकि फाइल जो है घूम रही है। ठीक है, फाइल नहीं बैठ पा रही है। फाइल नहीं बैठ पा रही जगह पर, तो वो इसलिए बैठक नहीं हो पा रही। तो खैर एक मुझे लगा कि एक सिस्टम का अपना जो एक प्रोसीजर है वो उसी प्रक्रिया से होकर गुजरती है, और खासकर सरकारी काम में, और उसकी अपनी एक चालाकी भी है, वो प्रक्रिया के तहत तो चालाकी भी है। तो ये वित्त मंत्री का जैसा आपने कहा। दूसरा कि ये जो ऑडिट विभाग है, अब एक आम पाठक को या एक आम दर्शक को लगेगा ना कि भाई इतना गड़बड़ी पकड़ लेता है तो, लेकिन फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो रही। तो वो सीएजी हो चाहे आपका स्टेट ऑडिट का भी जो डिपार्टमेंट है, उनको कार्रवाई का अधिकार नहीं, वो बस आपको बता सकते हैं कि गड़बड़ी आपके यहाँ ये है। ये ईडी नहीं है कि वो डायरेक्ट एक्शन ले। अब उनको पावर ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे कि विभाग को लिखेंगे कि इस मामले में एफआईआर होना चाहिए। अब मतलब किसी ने 1 करोड़ का घपला कर दिया, निसंदेह उस पर एफआईआर होना चाहिए। तो आपको सजेस्टिव है, आपको फाइंड आउट करके दे रहे हैं कि भाई आपकी ये गड़बड़ियां हैं। अब झारखंड का जो अंकेक्षण विभाग है, देखिए जो किसी चीजों को आप देखिए तो उसको पूरे नजरिए से देखिए, हर सिरे से, और उसके अंदर कोई आपका पूर्वाग्रह ना दिखे। तो भाई अब ऑडिट डिपार्टमेंट की क्या राय चल रही है कि उनके पास जो ऑडिटर, जिसको अंकेक्षक करते हैं, जो ऑडिट करता है जो हिसाब किताब, वो 20 से 22 लोग हैं पूरे स्टेट में, और सैंक्शन पोस्ट 2500 है कम से कम। आप देखिए कितने विभाग हैं, कितने खर्च है। इनका 3 जगह डिविजनल ऑफिस है, एक देवघर में है, एक जमशेदपुर में है, और एक हजारीबाग में है, और एक देवघर में, और एक रांची में है संभवतः, जो मुझे याद आ रहा है। वो डिविजनल ऑफिस में भी कितने लोग होंगे आप सोच ही लीजिए। इतने में कितने, जब पूरे राज्य में 20 है तो फिर अब ये क्या ऑडिट करेंगे, कितने तह तक जाएंगे, बहुत सतही किस्म से चीजें होंगी। आप एक आदमी से कितना करा लोगे। अब विभाग में तो 10 तरह की योजनाएं चल रही है, लाखों करोड़ों का है। अब मान लीजिए कि साइकिल खरीदी का एक मामला लीजिए, चाहे XYZ कुछ खरीद का, तो ये देखता है अलॉटमेंट कितना है। अलॉटमेंट विभाग को वित्त विभाग से आया इतना करोड़ का इस मद में। अब आप उसमें जाएंगे तो आप उसमें उनका बिल वेरीफाई करना पड़ता है, उनका कैश बुक देखना पड़ता है। मतलब बहुत तरह की चीजें जांच में देखनी पड़ती है। अब आपके पास मैन पावर नहीं है, तो एक तो बहुत ढंग से आपकी जांच नहीं होती है, बहुत पिक एंड चूज जांच होती है, सैंपल टाइप की जांच होती है कि हम 2 करोड़ में 200 लोगों से पूछ लेते हैं और ये राय बना लेते हैं। ये हुआ, तो इससे आपकी चीजें भी प्रभावित है। और जो और दूसरे विशेषज्ञों से बात करके, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके ये पता लगता है कि जो राज्य, जो घर, जो परिवार वित्तीय चीजों की बेहतर निगरानी रखता है, या कोई कंपनी, तो विकास की उसकी पहली लकीर से वहीं से खिंच जाती है। और वो उतने ही आगे जाती है। वो बेफिजूली खर्च देखेगा, वो खर्चों में भ्रष्टाचार के चढ़ावे नहीं देखेगा, खोजेगा उसमें, मतलब उनको चेक एंड बैलेंस करेगा। वित्तीय अनुशासन जिनके पास है, जिनके घर में, तो उनको आप वही सफलता का प्रगति कराता है। आप इस तरह की अराजक स्थिति में रखोगे
वित्तीय चीजों को, तो संभवतः उससे विकास ही प्रभावित होगा। और दूसरा कि जब इतने लंबे टेन्योर का हो जाएगा तो शासन सत्ता के प्रति इकबाल भी खत्म होता है। हाँ, कि आपके पर कार्रवाई हो नहीं रही है हो किसी नहीं पे। रही है। हाँ, अब आप कुछ पर्टिकुलर चीज पर जांच बैठ जाए, अब फिर दोषी पकड़ाए, तभी कुछ होता है। हाँ। लेकिन अगर आप छोटी छोटी गलतियों को शुरू से ही चेक एंड बैलेंस करना शुरू करोगे तो एक तो इतनी बड़ी चीजें जमा रकम भी होकर नहीं हो के, पाती। जहाँ इतनी बड़ी चीजें जमा होकर के नहीं होती। जी। तो ये बड़ी बात है कि 9,737 करोड़ का हिसाब बीते 22 वर्षों से गायब है। और आपने सही कहा कि जो राज्य वित्तीय अनुशासन को सही रखता है वही सफलता की सीढ़ी को चढ़ता है। ये सिर्फ 9,737 करोड़ नहीं है, ये तमाम उन टैक्स पेयर्स का पैसा है जो झारखंड को संवारने और सजाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये उनका पैसा है जो सरकार खर्च करती है जनता के ऊपर ही, लेकिन फिलहाल इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। बैठकें नहीं हो पा रही है, बैठक हुई तो बैठक की समीक्षा हो रही है कि आखिरकार उस बैठक में निकला क्यों नहीं। चौथी बैठक इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि फाइल नहीं बैठ पा रही है। मंत्री विभाग के कहते रह जा रहे हैं लेकिन उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रक्रियाधीन है, इन प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कब तक पूरा होगा ये कोई नहीं जानता क्योंकि 22 वर्ष बीत चुके हैं जब मामला प्रकाश में आया 2022 में। 2022 से 2026 हो चुका है, लेकिन ना तो वो फाइल खुली, ना तो फाइल बैठी, और ना ही फाइल पर कार्रवाई हुई है। आम जनता यही उम्मीद करेगी कि फाइल जल्द बैठे, उस पर बैठक हो, चर्चा हो, और जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई भी जल्द हो, क्योंकि ये जनता का पैसा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।